नमस्कार। इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। इकोनॉमी टुडे में आज बात होगी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर पूरी दुनिया में भारत के दबदबे की। साथ ही बात होगी नीति आयोग की रिपोर्ट की। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों की सूची में भारत की 2 खदानों ने अपनी जगह बनाई है। और तो और कारोबार जगत की हर एक अहम खबर से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमी टुडे की और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। नीति आयोग ने जारी की भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनाने वाली रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम का होगा बड़े पैमाने पर विस्तार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 2030 तक 500 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को प्राप्त करने का लक्ष्य। तकरीबन 60 लाख रोजगार पैदा होंगे। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों की सूची में भारत की 2 खदानों ने बनाई जगह। छत्तीसगढ़ की कोल इंडिया की सहायक कंपनी SECL की गेवरा कोयला खान को दूसरा और कुसमुंडा खान को मिला चौथा स्थान। भारत और मलेशिया पाम ऑयल तथा अन्य क्षेत्रों में बढ़ाएंगे साझेदारी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मलेशिया के बागान एवं कमोडिटी मंत्री दातुक सेरी जोहरी अब्दुल गनी के बीच हुई बैठक। और सपाट कारोबार के साथ खुले शेयर बाजार। गुरुवार को सेंसेक्स ने बनाया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड। 81,000 के लेवल को किया पार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को नई शक्ति दे रहा है विषय पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए जटिलताओं, चुनौतियों और अवसरों को समझने के प्रयासों पर जोर दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भारत का होगा दबदबा। भारत बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब। 70% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं यानी ग्लोबल वैल्यू चेन में होता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को नई शक्ति देने की दिशा में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का व्यापक विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है, जो वित्त वर्ष 2023 में 155 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू गया। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल, बेहतर बुनियादी ढांचे, व्यापार करने में आसानी, विभिन्न प्रोत्साहनों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है और विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड भारत में मोबाइल विनिर्माण कर रहे हैं। 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर चीन, ताइवान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों का दबदबा है। भारत वर्तमान में सालाना लगभग 25 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का निर्यात करता है, जो वैश्विक मांग में 4% हिस्सेदारी के बावजूद वैश्विक हिस्सेदारी का 1% से भी कम है। तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में रिपोर्ट में भारत को वित्त वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 500 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। The focus here is powering India's participation in global value chains, and my understanding of the various diagrams that were presented in the report is that those are the returns to extreme specialization, with specialization providing competitive advantage. And for that, you focus on certain stages and make it very easy for components to cross borders, which means actions on logistics, actions on trade, etc. इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य में तैयार माल विनिर्माण में 350 अमेरिकी डॉलर मूल्य और 150 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के कलपुर्जों का निर्माण शामिल है। इस तरह की वृद्धि से लगभग 55 से 60 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा होंगे। भारत में एक मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास और डिजाइन को प्रोत्साहित करना, टैरिफ तर्कसंगत बनाना, कौशल प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा और बुनियादी ढांचे का विकास करने पर जोर दिया गया है। चंद्रशेखर, DD न्यूज।
और एक अच्छी खबर भी सामने आई है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खानों की सूची में भारत की 2 खदानों ने जगह बनाई है। worldatlas.com की ओर से जारी की गई सूची में छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि SECL की गेवरा कोयला खानों को दूसरा और कुसमुंडा खान को चौथा स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित ये दोनों खानें प्रतिवर्ष 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। इन खानों में विश्व की कुछ सबसे बड़ी और अधिक उन्नत खनन मशीनें तैनात हैं। गेवरा ओपन कास्ट खान की वार्षिक उत्पादन क्षमता 70 मिलियन टन है। इसने वित्त वर्ष 2023 से 24 में 59 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। इस खान ने वर्ष 1981 में कार्य शुरू किया था। आज इसमें देश की अगले 10 वर्षों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला भंडार मौजूद है। कुसमुंडा ओपन कास्ट खान ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में 50 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन किया, जो गेवरा के बाद ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की दूसरी खान है। और देश में आम बजट आने वाला है और 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में इसे पेश करेंगी। वहीं बजट से पहले शेयर बाजार लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। मार्केट के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा। एक और जहां पूरे दिन के कारोबार के दौरान इसकी चाल बदलती रही, तो वहीं एक ही दिन में सेंसेक्स और निफ्टी ने बार बार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। यही नहीं, इतिहास में पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 81,000 के लेवल को पार कर गया। हालांकि इसकी शुरुआत बड़ी गिरावट के साथ हुई थी, फिर गिरने उठने के सिलसिले के बीच अचानक सारे रिकॉर्ड टूट गए। बाजार में तूफानी तेजी आ गई और पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 627 अंक यानी 0.78% बढ़कर 81,343 पर बंद हुआ। इसी तरह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 188 अंक यानी 0.76% बढ़त के साथ 24,801 दर्ज किया गया। और आइए अब बात करते हैं आज के कारोबार की। तो आइए आपको दिखाते हैं कि गिफ्ट निफ्टी की अगर हम बात करें तो क्या कुछ रहा। आप देख सकते हैं गिरावट के साथ ये बाजार में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 24,832 लाल निशान के साथ आप देख सकते हैं कि -21 यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं सेंसेक्स ओपनिंग की बात करें तो 81,371 हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 28.17। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंसेक्स ओपनिंग के बाद निफ्टी 50 ओपनिंग की, तो आप देख सकते हैं मामूली गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। 24,767.25 लाल निशान के साथ ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आप टॉप गेनर्स को अगर हम बताएं तो आप देख सकते हैं इन्फी, टेकएम, LTIM, HCL टेक और TCS की बात करें, हरे निशान के साथ ये टॉप गेनर्स हैं जो कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप लूजर्स की, तो आइए वो भी आपको बताते हैं कि टॉप गेनर्स के बाद टॉप लूजर्स कौन कौन से हैं। टॉप लूजर्स में आप देख सकते हैं पावर ग्रिड, अल्ट्रा सीमेंटको, आइकर मोटर्स और BPCL, हिंडाल्को, ये आप देख सकते हैं टॉप लूजर्स हैं। हालांकि मामूली गिरावट के साथ ये बाजार में आज अपना कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थे टॉप लूजर्स। और ग्लोबल मार्केट पर भी एक नज़र डाल लें तो ग्लोबल मार्केट आप देख सकते हैं उतार और चढ़ाव भरी स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। यूएस मार्केट की बात कर रहे हैं तो डो जोन्स फीचर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। S&P 500 की बात करें तो लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नैस्डैक की बात करें तो लाल निशान के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ गिरावट -125.70 की नैस्डैक में नजर आ रही है। यूएस मार्केट का यह हाल है। इसके अलावा आप देखिए एशियन मार्केट की बात करें तो निक्की 225 की अगर हम बात करें तो ये भी लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हैंगसेंग की बात करें तो ये भी लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और कॉस्पी की बात करें तो ये भी लाल निशान के साथ एशियन मार्केट आज खुला है और कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको दिखाएं कि किस तरह से ग्लोबल मार्केट जो लगातार जो अपडेट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमिक टुडे में अब बात करते हैं आज के फोकस की। देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, तमाम क्षेत्रों में नए नए कीर्तिमान हासिल कर रही है। द एलिफेंट मूव्स इंडियाज न्यू प्लेस इन द वर्ल्ड नामक किताब में भारत के विकास और आर्थिक यात्रा को उजागर किया गया है। जी हाँ, इस किताब में आर्थिक इतिहास को उजागर करने से लेकर वैश्विक गतिशीलता तक यह किताब देश को आकार देने वाली ताकतों की पड़ताल करती है और साथ ही भारत
के अनेक पहलुओं पर प्रकाश भी डालती है, जो विविधता में अवसरों का निर्माण कैसे हुआ इसे उजागर करती है। और इस किताब में भारत की प्रगति को उजागर किया है G20 शेरपा अमिताभ कांत और अर्थशास्त्री अमित कपूर ने। आइए अब आपको इस किताब की मुख्य बातें बताते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरह से क्या प्रमुख बातें यहाँ पर रही हैं। दरअसल 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था के लिए भारत की राह की कल्पना करते हुए ये किताब रोजगार सृजन, नीति कार्यान्वयन और साझा समृद्धि की अनिवार्यता जैसी चुनौतियों का समाधान कैसे हो इसे उजागर करती है, जो साझा मूल्य, सामाजिक प्रगति और समृद्धि पर आधारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से पूरी जाती है और भारत के विविध भविष्य के लिए एक गतिशील दृष्टि प्रदान करते हुए ये किताब क्षेत्रीय विविधता में निहित भारत की अपनी वैश्विक नियति को आकार देती है, साथ ही वर्तमान की चुनौतियों का समाधान करने और ऐसे भविष्य की दिशा में एक रास्ता तैयार करने का आह्वान है जहां भारत का प्रभाव विश्व स्तर पर गूंजता रहे। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं और मुख्य बातें हैं इस किताब की, और किस तरह से भारत जो प्रगतिशील भारत है वो किस तरह से जो भारत अब की बार दुनिया में हम देख रहे हैं कि उसका डंका बजता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। भारत एक बड़ा मार्केट यहां पर सेट करता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमाम क्षेत्रों में हम देख रहे हैं जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और इसी पर हमारे साथ अमित कपूर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं सर, बहुत स्वागत आपका। और आप ही से जानना चाहेंगे द एलिफेंट मूव्स, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ी बातें और यहां पर बड़े आंकड़े पेश करते हुए नजर आ रही हैं। क्या मुख्य बातें हैं जो अब की बार हम देख रहे हैं कि जो भारत को तेज गति से आगे बढ़ाती हैं और पूरी दुनिया में भारत का दबदबा कायम करती हैं? देखें, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं और भारतवर्ष जी। की प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, दो चीजें तो समझनी जरूरी हैं जी कि जो पिछले गत 10 वर्ष हैं उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इंडिया के अंदर, स्पेशली जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, वो काफी ज्यादा प्रगति दे रहा है इंडिया को और उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बहुत हाई है। दूसरी चीज अगर हम और देखते हैं बाकी इकोनॉमीज के तहत, व्हाट वी सी इज कि इंडिया जो है एक मोमेंटम लेके आ रहा है दुनिया की अर्थव्यवस्था के अंदर। सिर्फ 3 देश हैं जो मैं समझता हूँ जो इस वक्त इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी को चला रहे हैं, यूएस है, चाइना और इंडिया है। और उस तीनों देशों के अंदर भी इंडिया सबसे टॉप पे है जो इस वक्त पूरे दुनिया की प्रगति को आकार दे रहा है। क्योंकि जो इंडिया का ग्रोथ है, अगर पिछले 5 साल में देखते हैं पोस्ट कोविड, जो अगर किस दुनिया में जो ग्रोथ हो रही है वो इंडिया सेंट्रिक है। इंडिया हैज ग्रोन एट अबाउट 7% और वो कंटिन्यू कर रहा है। मेरे हिसाब से अभी वो 7% भी लो है। विद द वे थिंग्स आर गोइंग, इंडिया जो है वो जो लगभग 9 से 10% टच करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इन द नेक्स्ट 24 मंथ्स आई थिंक हम लोग 9% का आंकड़ा 100% क्रॉस करेंगे, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और ऑफ कोर्स जो लेगेसी इफेक्ट्स हैं, जो पॉजिटिव लेगेसी इफेक्ट्स हैं। तो दूसरी चीज एक और है जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। और उस चीज के अंदर हम देखें जो यूथ है, जो यंग वर्क फोर्स है, जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ रुझान हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव। ऑफ कोर्स बहुत सारी डिबेट होती है कि नौकरियां हैं नहीं हैं, बट आई थिंक नौकरियां 100% हैं, वो बिल्कुल बढ़ रही हैं। और दूसरी चीज जो आपका एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्राइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो कि आपका फॉर्मेशन ऑफ एंटरप्राइज है वो हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में मैक्सिमाइज हुआ है। द क्वालिटी ऑफ एंटरप्राइजेस की बात नहीं होती, द क्वेश्चन इज कि जब लोग अपना काम करते हैं दे क्रिएट जॉब्स आल्सो, उसका मल्टीप्लायर काफी बड़ा रहता है। सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन इंडिया। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो बेसिक इन्वेस्टमेंट, तो पॉलिसी चेंज दैट हैज हैपेंड, एंड ऑफ कोर्स द डेमोग्राफिक डिविडेंड। और पॉलिसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम देख रहे हैं, स्पेशली अगर हम इंडिया की इकोनॉमी को देखें, वो 3 भागों में उसको हम कर सकते हैं और उसको ब्रेक कर सकते हैं इफेक्टिवली। अगर आप देखते हैं तो एक क्लोज्ड इंडिया था प्री 1991 के बाद उसको जो हमारा इकोनॉमी के अंदर विस्तार हुआ, बट 2014 के बाद काफी सारी एफर्ट्स हुई हैं जिसको अगर हम आंकलन करें तो 3 या 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। वन इज की एक जो एफर्ट टू एनहांस स्किल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उससे पहले हम लोग बहुत कम देख रहे थे। जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, आपका स्किल एनहांसमेंट की बात हुई है, देन फर्दर ओपनिंग अप ऑफ डोमेस्टिक मार्केट्स है। तो अगर हम जो आपका जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है, जीएसटी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाली चीज है जी, बिकॉज उसके अंदर मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्योंकि इवेंचुअली जो इकोनॉमी है वो मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल और लेबर पे है। तीसरी चीज जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर वृद्धि हुई है। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैव हैपेंड, बट ऑफ कोर्स देयर आर सम चैलेंजेस, बट आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज आल्सो लुकिंग एट इट। अमित जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि तो उच्चतम आय की जो श्रेणी है वहां तक भारत को पहुंचने में अभी कितना समय लग सकता है और कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी इसमें पेश करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर आप मैथमेटिकली देखें
तो क्लियरली अगर हम हाई इनकम इकोनॉमी की बात करते हैं तो जी 25 ईयर्स के अंदर हम लोग मिडिल से हाई इनकम इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। सो एक ऑफ कोर्स अगर हम देखते हैं तो इंडिया इज ऑलरेडी द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन पीपीपी एक्सेट्रा। दैट इज देयर एग्रीगेटेड लेवल पे इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। बट अभी जो क्वेश्चन ये होगा कि उच्च आइटम में अगले 20 से 25 साल में हम पहुंचेंगे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है थी कि जो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 18 से $24,000 के बीच में होगी बाय द ईयर 2047। तो अगर हम 18 से 20,000 24,000 के बीच में अगर हम आए कहते हैं पर कैपिटा इनकम, जो आज की तारीख में लगभग 2500 है, जी आप बहुत बड़ा छलांग मारने की बात कर रहे हैं। आप एक प्रॉस्परस इंडिया और सोशली प्रोग्रेसिव इंडिया की बात करेंगे। हाँ, बट ऑफ कोर्स अगर आप ये पूछते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं, इससे थोड़ी देर पहले आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे, जी वो जी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो इंडिया के अंदर इमर्ज करेगा। द अदर थिंग दैट विल इमर्ज इज आपका जो अल्टरनेट एनर्जी है, जैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, आपका एनर्जी प्रोडक्शन है, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इमर्ज करते हुए आएगी। एंड ऑफ कोर्स द अदर सेक्टर इज फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स इज सो बिग। इंडिया जी इस वक्त ऑलरेडी इस परिस्थिति में है कि फार्मास्यूटिकल्स में हम काफी आगे हैं, बट आगे जो इनोवेशन होगा फार्मास्यूटिकल्स के अंदर वो बहुत है। एक और चीज हम नहीं भूल सकते, जो जो दो सेक्टर्स और हैं जो मेरे जी हिसाब से इंडिया को ड्राइव करेंगे। वन इज एजुकेशन। हम जी लोग कई बार एजुकेशन को कहते हैं कि वो सिर्फ लोगों के लिए है, जो इंटरनल लोगों के लिए, बट बाहर से जो लोग आएंगे एजुकेशन के लिए, हमारा जैसे जैसे जी एजुकेशन सेटअप बढ़ेगा तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। और हेल्थ जी केयर ओवरऑल फार्मास्यूटिकल्स के अलावा ये सेक्टर और हैं जी जो बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और ये जी ड्राइव भी करेंगे जी इंडिया कंपेटिटिवनेस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो जी न्यू एज ऑफ कंप्यूटिंग है। अगर कोई जी देश उस चीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार है बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, तो हम्म वो इंडिया है। ये जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, ये नई चीजें जो हैं जो इमर्ज करेंगी इंडिया के अंदर। अमित जी, यूपीआई का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं कि हम देख रहे हैं कि उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में? ओ, यूपीआई इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन इंडिया। अगर आप देखें जो पिछले स्टार्टिंग विद आधार, जनधन आधार मोबाइल का जो हमारा जी जी प्रावधान था, जी जिसको जैम भी बोल रहे हैं, और 2014 के बाद उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। उसका इम्पैक्ट बहुत इंटेंस है जी, क्योंकि यूपीआई एक सिंपल चीज, एक ट्रांजैक्शन नहीं है। ये बैंकिंग दी अनबैंक्ड की बात होती है। जितने लोगों को ये बैंकिंग सिस्टम की फैसिलिटी मिली, जो मेरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो मिनिमल हो गई। आज की तारीख में मेरा कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है इज जी नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है। तो वो चीज बहुत ऊपर है। और इससे बैंकिंग सिस्टम में जो विस्तार हुआ है, जिसके कारण लोग लोन ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, और आपके फॉर्मल सेक्टर के अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे आपकी इकोनॉमी हमेशा ग्रो करती है। सो फॉर्मलाइजेशन जो हुआ है इंडिया के अंदर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, वो काफी एक्सेप्शनल है और उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बहुत लोग बात करते हैं जी कि इसका नेगेटिव रहा होगा। नेगेटिव से ज्यादा यह है कि लॉन्ग टर्म में उसका पॉजिटिव हमेशा रहता है। जब भी आप जी फॉर्मलाइज करते हैं उसका पॉजिटिव ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डेकेडल प्रोसेस है। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि इकोनॉमी जो है वो आज आपने कुछ किया तो आज ही रिजल्ट दे देगी। नहीं, इकोनॉमी एक मैराथन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट अ स्प्रिंट कि आप अगले एक साल में कुछ हो जाएगा। जो डिसीजन आप आज ले रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है अगले 5 साल और 10 साल में दिखने को मिलता है। ऐसे में अमित जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार भारत जो है वो और ज़्यादा सक्षम होता जा रहा है, आप कितना मानते हैं कि भारत अन्य देशों के मुकाबले आज की अगर हम समय की बात करें और भविष्य में अगर देखें, उसकी कल्पना करें, तो भारत और कितना सक्षम होता हुआ नजर आएगा? लेकिन अगर इंडिया को अगर आप देखते हैं जी, इंडिया तो सक्षम ही होगा जी। इंडिया का जी जो स्ट्रेंथ है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा जी। क्योंकि अगर हम ग्लोबल विंड्स ऑफ चेंज देखते हैं, जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इमर्ज कर रहा है दुनिया के अंदर, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट है, आपका इसराइल में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जी और जिस तरह से आपका यूरोप के अंदर सिचुएशन और इकोनॉमिक सिचुएशन उभर रही हैं, तो मेरे को ये लगता है कि इंडिया एक ऐसा पिलर रहेगा जो ये चीजों को मैनेज करेगा। इन चीजों को आप इकोनॉमी वाइज आप ग्रो करेंगे जी। और इसके अंदर इंडिया में स्ट्रेंथ्स बढ़ी रही हैं। जो ग्लोबल विंड्स ऑफ चेंज है वो एक इंडिया को अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। जैसे जी ग्लोबल वैल्यू चेंज की बात करते हैं, इंडिया इज इन अ पोजीशन टू एक्सप्लॉइट ग्लोबल वैल्यू चेंज। यूएस के अंदर स्ट्रैटेजी हुई, चाइना +1 की बात होनी शुरू हुई थी और इंडिया ने उसका काफी फायदा लिया। हम उससे और भी ज्यादा फायदा ले सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया को उसको फायदा हुआ, बाकी कंट्रीज को भी फायदा हो रहा है जी। जैसे आप थाईलैंड, वियतनाम को देखें, बट इंडिया इज बेस्ट प्लेस्ड टू टेक इट फॉरवर्ड। हमारे यहाँ पे जो इको सिस्टम्स हैं वो जी काफी स्ट्रांग है, बट द ओनली क्वेश्चन नाउ इज कि हम उन इको सिस्टम्स के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन करें पॉलिसी का, वो फास्टर पेस पे होना चाहिए। मेरे से अगर कोई पूछे तो मेरा अगर कोई रिग्रेट होगा, हम जी पॉलिसी चेंज हम कर रहे हैं बट उसको थोड़ा फास्ट होना चाहिए। जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है वो और फास्ट होना चाहिए।
अगर हम वो कर सकते हैं तो इंडिया को रोकने की अभी इस वक्त किसी भी देश में क्षमता नहीं है और पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल, और यही सब तमाम जो ऐसी बातें हैं वो लगातार हम देख रहे हैं कि भारत के कद को और वैश्विक स्तर पर ऊंचा करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए टीडी न्यूज़ के साथ। जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं बजट की। और आइए बजट में आप जानते हैं कि आने वाले बजट से देश के किसानों को क्या उम्मीदें हैं। आपको सुनाते हैं आगामी बजट को लेकर देश के किसानों की आवाज। किसानों को इस बजट से मोदी जी से बहुत उम्मीद है, क्योंकि मोदी जी ने टॉक से नारा दिया था, मोदी है तो मुमकिन है। पिछली बार भी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि में लाखों किसानों को, करोड़ों किसानों के खाते में पैसे जाते हैं और अब भी हमें उम्मीद है कि किसान हित में बहुत अच्छा बजट पेश करेंगे। किसानों को बिजली, दिन में बिजली मिले और समर्थन मूल्य समय पे मिले, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके और देश हित में अच्छा फैसला हो। जो बजट आने वाला है, मोदी जी ने किसानों के लिए पहले भी बहुत अच्छा काम किया है। किसान सम्मान निधि और कृषि के बारे में, खाद बीज के बारे में किसानों को बहुत अच्छा मोदी जी ने तोहफा दिया था और अब के बजट में भी किसानों को पूरी उम्मीद है कि मोदी जी किसानों के लिए बहुत अच्छा करेंगे। हमारा MSP गारंटी कानूनों की मांग है किसान की, उसके लिए बजट में कोई अलग सा प्रावधान किया जाए। बजट अब आने वाला है, उसमें कृषकों के लिए आवारा पशुओं से मुक्ति मिलनी चाहिए। बजट में ठोस प्रावधान होना चाहिए इसका। किसान का संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए और किसान को कर्ज से कैसे बाहर निकाला जाए, इसकी रणनीति तैयार करनी चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको चलते चलते छोड़ जाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों के साथ। तो आप देखिए इन खबरों को, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास मुंबई में FE मॉडर्न BFSI शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये इस शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण है। सम्मेलन में कई उद्योग जगत के दिग्गज, प्रमुख अर्थशास्त्री और मार्केट एक्सपर्ट्स भाग लेंगे। नेपाल भारत के रास्ते बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए अगले सप्ताह त्रिपक्षीय बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। यह इतिहास में पहली बार होगा कि हिमालयी देश भारत के अलावा किसी तीसरे देश को बिजली बेचेगा। भारत और मलेशिया पाम ऑयल तथा अन्य क्षेत्रों में परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मलेशिया के बागान एवं कमोडिटी मंत्री दातुक सेरी जोहरी अब्दुल गनी के बीच आयोजित एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। बैठक में भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय कृषि सहयोग को और अधिक मजबूत करने के अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की मौजूदगी में NTSC में नए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में NSIC और मेसर्स ड्रोन डेस्टिनेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इसका उद्देश्य कौशल विकास कार्यक्रमों में उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को शामिल करना है, जिससे MSME को बढ़त मिल सके। NSIC की ऋण सुविधा योजना के तहत 3 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए और एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी आय में वृद्धि का अनुमान 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में इन्फोसिस का शुद्ध मुनाफा पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 7.1% बढ़कर 6,368 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल-मई महीने में प्रवासी भारतीय जमा योजनाओं में विदेश में रह रहे भारतीयों ने $3 अरब के करीब जमा किया है। यह राशि पिछले साल की समान अवधि में इन योजनाओं में जमा की गई राशि के 4 गुने से भी अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में अप्रैल-मई के दौरान NRI योजनाओं में आवक $2.72 अरब रही है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में $62.3 करोड़ जमा हुआ था।
भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी निवेश 2024 की पहली छमाही में सालाना आधार पर 15% बढ़कर $3 अरब हो गया है। ये एक वर्ष पहले समान अवधि में $2.6 अरब था। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-जून की अवधि में पीई द्वारा रियल एस्टेट सेक्टर में किए गए कुल निवेश का 52% वेयर हाउसिंग में आया है। इसमें से रेजिडेंशियल में 29% और ऑफिस में 20% निवेश हुआ है। देश के 7 प्रमुख शहरों में चालू साल के पहले 6 माह में उच्च मांग के कारण 4 करोड़ रुपए और उससे अधिक की कीमत वाली लग्जरी घरों की बिक्री में बम्पर वृद्धि दर्ज की गई है। रियल एस्टेट परामर्श कंपनी CBRI के मुताबिक लग्जरी घरों की बिक्री में 27% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-जून 2024 के दौरान लग्जरी घरों की कुल बिक्री लगभग 8500 रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह लगभग 6700 थी। सबसे ज्यादा लग्जरी घरों की बिक्री राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में हुई है। संकट से जूझ रहे एडटेक प्लेटफॉर्म बायजूस ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के हालिया आदेश के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। सूत्रों के अनुसार बायजूस ने NCLT से इस तत्काल सुनवाई की मांग की है। NCLT ने हाल ही में BCCI की याचिका पर बायजूस के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी थी।